Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम एक बड़े वक्फे के बाद दोबारा प्रीवियस साहब के साथ हाजिर हैं। और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत चीजें जो है वो बदल रही हैं। हर गुजरता दिन जो है वो कोई ना कोई एक नई चीज जो है वो डेवलपमेंट जो है हो रही है। देयर इज नेवर नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान, मगर बहुत सी अच्छी और खुशी की खबरें भी हैं। जिस तरह कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो इस वक्त पाकिस्तान में है, 24 साल के बाद। रेकोडेक वाला जो मुकदमा है वो पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत के बाद जीत लिया है। इसके अलावा जो है ओआईसी का इजलास हुआ, जिसमें 57 से ज्यादा ममालिक और 7 से ज्यादा डेलीगेट्स जो वो पाकिस्तान आए हुए थे। और आज वो जो मेहमान है वो जा रहे हैं। तमाम देखने वालों को सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो है वो करारदाद पाकिस्तान जो है वो मुबारक हो, और पाकिस्तान डे जो है वो मुबारक हो। तो हम साहब के पास चलते हैं बगैर किसी तवक्कुफ के, और थोड़ा सा बात करते हैं जो है ये नो कॉन्फिडेंस वोट के बारे में। कि अब तो जो वो गुजरना था वो गुजर गया, 23 तारीख। और अब बहुत से लोगों का ये तज्जिया था कि ये 24-25 के बाद जो है ये चीजें जरा और ज्यादा खुलकर सामने आने लग जाएंगी। और आज ही हमने देखा कि अभी खान साहब की थोड़ी देर पहले जो है वो सहाफियों से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने बड़ा दो टोक बताया कि मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगा और मैं इन लोगों का मुकाबला भी करूंगा। और अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो मैंने कुछ कर ही नहीं रहा था, अब से मैं शुरू करूंगा, अपने पते वगैरह दिखाऊंगा। और जो वो जो कार्ड है, वो जो भी ट्रिप का कार्ड है, वो जो उन्होंने जिसके बारे में बात की, तो जरा ब्रिगेड साहब के पास चलते हैं। ब्रिगेड साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को रिपब्लिक डे और पाकिस्तान डे मुबारक हो। बहुत बहुत आज बहुत खुशी का दिन है और आज पाकिस्तान ने एक भरपूर मुजाहरा किया है अपने नेशनहुड का, अपने नेशनलिज्म का, और तमाम इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और इसके अलावा दीगर ममालिक के मंतूबीन की मौजूदगी में कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कौम है। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस दिन के बाद जो है हमारे हालात ओआईसी में फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे और ओआईसी एक दफ़ा फिर ज़िंदा हो जाएगी उम्मत मुसलमा के हकूक़ के लिए, उनके राइट्स के लिए, एक ग्लोबल एक्टर का रोल प्ले करने के लिए, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में भी कहा था ओआईसी में। अच्छा, ब्रिगेड साहब, मुझे एक बात बताइए, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये जाहिर है हमारी इंटरनल लड़ाइयां तो बहुत ज्यादा हम सब जानते हैं, और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जितने भी चोर डाकू लुटेरे हैं ये सारे एक तरफ हो गए, इमरान खान एक तरफ है। ये इट हैज बीन लाइक दिस ऑल द टाइम, लाइक ऑल दीज इयर्स। एक्चुअली ये ऐसा ही था, शुरू से ऐसा था। इनकी आपस में मुराद कुश्ती थी, अब जरा खुल के सामने आ गए हैं। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या ये सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स ही है, या इसका कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से भी इसका असर है? क्या जो हमारी ऑपोजिशन है, जो पीडीएम है, जो फजल रहमान की तरह के लोग, नवाज शरीफ जो है वो बाहर बैठा हुआ है, क्या जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है उससे वो इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये तमाम चीजें, क्या इसके ताने बाने जो आपको आप क्योंकि यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लाइक यू नो, कि आप किसका किसी को कोई एमएनए एमपीए टाइप इंसान नहीं है, तो मुझे मैं ये समझता हूँ कि आप जरा शायद इस बारे में ज्यादा फेयर जवाब दे सकेंगे कि क्या वाकई में इसका कोई ताल्लुक इन चीजों से है कि ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी एकदम जो हमारी चेंज हुई है खान साहब के आने के बाद। दुनिया में जहाँ भी किसी भी मुल्क में अगर पॉलिटिकल शिफ्ट होता है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और ख़ासकर ये कि वो मुल्क दूसरों पे इन्हिसार भी करता हो, डिपेंडेंट भी हो एड के ऊपर, कर्ज़ों के ऊपर, उसकी जो अशराफिया है उनके लिंकेजेस भी उन्हीं ममालिक के साथ हों जिन ममालिक का वो मुल्क महकूम हो, तो जब भी ऐसा मुल्क दाएं बाएं हलचल करेगा तो उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बराह रास्त आना लाजिम व मलजूम है। जब कारगिल हुआ था तो वो हमारे वजीर आज़म कहाँ पर गए थे? अमेरिका गए थे ना। राइट। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इलाका भारत से ऑक्यूपाइड कश्मीर का खाली करा दिया था। दराज के ऊपर पोस्टें थी हमारी उस वक्त, तो हमारे वजीर आज़म वहाँ गए और उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा। हमें धमकियाँ मिली कि ये जंग बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी
और इस किस्म की दीगर चीज़ें जिसकी वजह से हमें सीज फायर करना पड़ा और फिर हमें वापस अपनी लाइनों के ऊपर आना पड़ा, जो कि कारगिल से पहले की थी। तो इस किस्म का जो है, ये तो बहुत ज़्यादा असर रहा है पाकिस्तान की सियासत में। आपको मीमो गेट का भी पता है, ठीक है? आपको मेमो गेट में क्या हुआ, आपको ये भी मालूम है कि एबटाबाद में जो रेड हुआ था, उसमें राइट। क्या हुआ। फिर आपके अपने एम्बेसडर जो अमेरिका में थे, वो अमेरिका के लिए ज़्यादा काम करते थे, पीपल्स पार्टी के थे वो, पाकिस्तान के लिए काम करते थे। अब भी हुसैन हक्कानी साहब, राइट। हुसैन हक्कानी साहब जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो तो अब ज़ाहिर, अमेरिकी शहरी हो चुके हैं वैसे। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लॉबी मौजूद है फिफ्थ कॉलमिस्ट की, उनको हम स्यूडो लिबरल्स कह रहे हैं, स्यूडो लेफ्टिस्ट कह रहे हैं। वो सब के सब जो हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ, और अब जाके थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के साथ भी मिल गए हैं। तो इन सब का एक इकट्ठ हो गया हुआ है। तो इससे आप लेकिन अंदाजा वैसे ये लगा कैसे इकट्ठ कैसे हो गया कि है? आप मुझे बताएं कि एक पीपल्स पार्टी है, वो लेफ्टिस्ट जमात है सपोजिटली, नून लीग है वो राइटिस्ट जमात है, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक किस्म की एक्सट्रीमिस्ट जमात है, मजहबी जमात है, एएनपी जो है वो उधर लेफ्टिस्ट जमात, ये सारे इकट्ठे कैसे, मतलब अ, ये कैसे इकट्ठे हो मैं गए? इनके तो नजरियात ही नहीं मिलते मैं एक दूसरे के अपनी साथ। बात को कमल नहीं कर पाया। जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो भाग के जाली मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर बरतानिया में जाके बैठे हुए हैं। वहाँ पर वो सियासत कर रहे हैं, वहाँ से वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो ताने-बाने तो इन सब के ज़ाहिर हैं। बिल्कुल जैसे दिन को सूरज नज़र आता है, उसी तरह इनके ताने-बाने भी नज़र आते हैं। और अभी जो यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों ने मुश्तरका एक ख़त लिखा, फिर कुछ ममालिक थे, उनके मंदूबों ने सियासतदानों से मुलाकातें की। उन्होंने पीटीआई के सियासतदानों से क्यों नहीं मुलाकातें की? ऑपोज़िशन वालों से सिर्फ़ क्यों की? तो ये सारे ताने-बाने जो लाहौर हैं, हाई ये कोर्ट के जज से क्यों की मुलाकात? ये भी बड़ा सवाल है वैसे। लोगों के साथ की। तो ये सारा इकट्ठ एक हुआ हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली दफ़ा अपना रुझान ज़ाहिर किया था जब वो ओआईसी के पैरेलल एक मीटिंग कॉल करना चाह रहे थे, तुर्की और मलेशिया के साथ मिलके। राइट। उस पे सऊदी अरब बहुत नाराज़ हो गया, हमने कुछ कर्ज़े भी माँगे हुए थे सऊदी अरब से, और उसके बाद बड़ा कुछ हुआ, काफ़ी बेहुदा बिहेवियर भी हुआ हमारे साथ। लेकिन फाइनली पाकिस्तान को उससे विथड्रॉ करना पड़ा। लेकिन अब ये हुआ कि ओआईसी उतनी हमारी ज़रूरत नहीं थी, जितनी कुछ अरब ममालिक की हो गई, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर रसूख है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। जैसा हमने मीडिया में पढ़ा कि इस वक़्त यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों के हालात जो हैं इतने नॉर्मल नहीं है अमेरिका के साथ। और वो अमेरिकन पॉलिसीज़ को इतना एंटरटेन नहीं कर रहे, उनके साथ जो कॉन्टैक्ट अमेरिकन्स करना चाहते हैं, उनको भी वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो अब एक ऐसा वक़्त आ गया था कि उन्हें भी ज़रूरत महसूस हुई कि हमने चीज़ों को तब्दील, या हमने अपनी ऑप्शंस को बढ़ाना है। हम एक ऑप्शन पे ना रहें, हम कई ऑप्शंस रखें, ताकि कल को जब हम पे बुरा वक़्त आए, तो हमारे पास कोई फॉल बैक पोज़ीशन हो। तो ये सारी इंटरेस्ट जो हैं, एकदम आके मर्ज हो गई, और इस वजह से पाकिस्तान में ओआईसी का इजलास भी बहुत कामयाब हुआ है। अ अ, तो ये रुझान जो था इमरान खान का, ये शुरू से पसंद नहीं आया वेस्ट को, ख्वाह वो बरतानिया हो, यूरोप हो राइट। या अमेरिका हो। तो वो तो उस मौके की ताक में थे कि ये जब कुछ करेगा तो हम भी कुछ करेंगे। तो जब ओपनली इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने ये बातें करनी शुरू कर दी, तो उन्हें यकीन हो गया, और उनके अपने जो सीगे पाकिस्तान में मौजूद थे, उन्होंने उनको, जो उनके स्लीपर्स थे पाकिस्तान में, उन्होंने उनको एक्टिवेट कर दिया, और वो एक्टिवेट हो गए। उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी जो है पीटीआई की हुकूमत ने खुद प्रोवाइड की। मसलन बिला वजह प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया कि मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ पाकिस्तान का, और मैं जिसको चाहूँ सिपहसालार बनाऊँ। और उन्होंने फिर हज़रत खालिद बिन वलीद का हवाला भी दिया
कि उनको सक्सेस के दौरान हज़रत उमर ने वापस बुला लिया और माजूल कर दिया, थिंग्स टू दैट इफेक्ट। तो इससे एक परसेप्शन क्रिएट होनी शुरू हुई कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट लेड बाय इमरान खान, इनमें कुछ खलीज बढ़ गई है। तो वो शायद उतनी खलीज थी नहीं या बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मीडिया ने और फिफ्थ कॉलमिस्ट ने और तरह तरह के जो व्लॉगर्स आते हैं पूरा दिन यूट्यूब के, उन्होंने इसको इतनी हवा दी कि लगने लगा कि बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई है। तो ये जो खलीज पैदा हुई लेकिन है, इसके अंदर घुसने की कोशिश की ऑपोजिशन की जमातों ने, एंड दे ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स टू बी मोर लॉयल देन द किंग। अभी आपने कल परसों भी शहबाज शरीफ साहब का बयान सुना, कितनी वो वजाहतें कर रहे हैं, यानी वो वो तो सही ये पॉलिसी कह रहे हैं अच्छी कि कहते हैं मेरा फिर खान साहब उसको। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ है पाकिस्तान में। तो कुछ ये अवामल भी हो गए, कुछ इनकी अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट थी, इनके छुपे हुए माल हैं जिन पे इंक्वायरियां सही तरीके से नहीं हो रहे। जुडिशरी ने जो है वो सील किया हुआ कि देविया पेपर मिल का केस नहीं खोलना, रमदान शुगर मिल, और अदालतों में, एहतसाब की अदालतों में जब केसेस इनके जाते हैं, वहाँ पर अच्छा खासा इनका अपना कंट्रोल है जुडिशरी पर और अफसरशाही पर, तो ये उन केसेस को स्टॉल करवा देते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है साथ साथ। तो ये इनकी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनकी वजह से ये मैदान में उतरे हैं, एंड दे फॉर बिकॉज अच्छा, ऑफ दिस वेस्टेड इंटरेस्ट एंड नॉट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, द पॉलिटिक्स व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान, आई कॉल इट द जेनेटिकली मॉडिफाइड पॉलिटिक्स। ये अच्छा, सब दो आखिरी सवाल हैं आप ही के उसमें से मैं सवाल एक करूंगा, दो आखिरी सवाल करूंगा और उसके बाद हम रैप अप की तरफ जाएंगे। एक सवाल तो ये है कि आपने जस्टिस सजाद अली शाह की मिसाल दी थी और आपने ये लिखा कि जिस तरह के वो 1990 में, 90 की दिहाई में वो अकेला हो गए थे, सारे उसके खिलाफ हो गए थे, और इमरान अहमद खान न्याजी जो है आज वो अकेला है। लेकिन जाहिर है देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। I mean, he's leading the party and he was only the judge of the court. I mean, obviously एक बहुत बड़ा ओहदा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल probably Imran has more power or the support of the people. तो आपने इसको किस तनाजुर में इन दोनों को मिलाया? एक तो ये बात, और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या ये जो नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है, क्या आप ये समझते हैं ये कामयाब हो जाएगी? जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का ताल्लुक है, तो मैं तो पिछले 4 हफ्तों से आपके करंट शोबे में मैं कह चुका हूँ, नवीदा को और आयशा को भी, टीवी टॉक शोज में भी मैंने कहा है, मैंने मकाले भी लिखे हैं कि ये कामयाब नहीं होगी, और मैं अपने व्यू पे कायम हूँ। इसमें मेरा कोई जज्बाती लगाव नहीं है कि पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक है या इमरान खान साहब का एक ज़माने में मैं करीबी साथी भी रहा हूँ, मैं अपने आप को अब भी उनका करीबी साथी तस्वर करता हूँ। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट्स, on patriotism, the national interest of Pakistan, I feel he should not go and he will not go. ये मेरा एक फर्म बिलीफ है। और इस पे जहाँ तक जस्टिस सजाद अली शाह का ताल्लुक है, तो 1997 में उससे पहले भी उनका फटा हुआ था पीपीपी की गवर्नमेंट में, फिर उनकी हुकूमत चली गई बेनज़ीर की 96 में। तो हालांकि पीपीपी ने ही इनको अपॉइंट किया था ये समझ के कि ये वीक सा चीफ जस्टिस होगा, हम इससे काम करवा लेंगे आपने। तो ही हैड सम इश्यूज विद द प्राइम मिनिस्टर हु वाज नवाज शरीफ। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर जब एक्शन लेना शुरू किया, सीओ मोटो और मुख्तलिफ उसमें, तो किसी ने इनका साथ नहीं दिया। इन्होंने आर्मी चीफ को भी लेटर भेजा, आर्मी चीफ ने क्लैरिफिकेशन के लिए वो लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेज दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वो लेटर नवाज शरीफ के पास पहुंच गया। प्रेसिडेंट ने भी, लगारी साहब थे, उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया, और अल्टीमेटली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला भी बोला, दावा भी बोला, फोर्स भी इस्तेमाल की कि चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को, और दफ्तर छोड़ के, चैम्बर छोड़ के भागना पड़ा। फर्क यह है कि जो जजेस थे वो भी बिके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जो
4 जजेस के अलावा बाकी तमाम जज बिके हुए थे, उनमें ब्रीफ केस तकसीम किए गए थे और तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया, ना कौम ने दिया, ना एस्टेब्लिशमेंट ने दिया, ना सदर पाकिस्तान ने दिया। तो वो तन्हा रह गए और उसके बाद उनको हटा दिया गया और बहुत अरसा तक उनकी वाजबात भी अदा नहीं किए गए। उनकी फैमिली जो है बड़ी गुर्बत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि जस्टिस सजाद अली शाह जो थे एक सूफ़ी इंसान थे, गुर्बत में रहना पसंद करते थे, कुछ उन्होंने ज़िंदगी में बनाया नहीं था। 25 वर्ष के बाद उन्हीं असूलों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खड़े हुए हैं, जिनके लिए जस्टिस सजाद अली शाह ने अपनी लड़ाई की थी और वो तन-तन्हा होने की वजह से हार गए थे। फ़र्क यह है कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त अथॉरिटी है, वो हुकूमत में है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और कौम उनके साथ है। यानी अगर आप ये देख लें कि वोट लेके आए हैं तो 2.25 करोड़ तो वोट लिए हुए हैं इस पार्टी ने, ठीक? और इनके कितने ज़्यादा और वेल विशर्स बन गए होंगे इतने सालों में, और स्पेशली पिछले 2 महीनों में जब से ये शुरू हुआ है। और पिछले इमरान खान 10-15 साहब ने दिन में तो ब्रिगेडियर साहब वो वाला माहौल है कि 2012 में हाँ, भी नहीं था। ये तो अपोजिशन अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रही है। खुदा न खास्ता नो कॉन्फिडेंस हो जाता है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इनकार कर देती है हुकूमत बनाने से और कोई हुकूमत नहीं बनती, तो फिर इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। तो उन इलेक्शंस में मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तो हम अलाइज मिला के 172 की बात कर रहे हैं, हम 190-200 सीटें जीतेंगे पाकिस्तान में। बलोचिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई है रेकोटेक की वजह से। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इनकलाब आया पाकिस्तान में। कहाँ आपने देने थे, कहाँ आपने ले लिए हैं वही पैसे, एक अच्छी एग्रीमेंट करके, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके। इमरान खान साहब ने खुद जाती तौर पे नेगोशिएशंस उनके साथ की हैं और इसमें कोई नहीं इन्वॉल्व था और उन्होंने उनको कन्विंस किया कि इसमें आपका फायदा, क्योंकि ये तो एक छोटा सा रेकोडेक का ब्लॉक है। रेकोडेक के राइट लेफ्ट पे, राइट अप टू चित्राल, ये पूरी वेन है गोल्ड और कॉपर की। ठीक अमलाफ में भी है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ईरान के साथ, उसके साथ भी है। ये बहुत बड़ी बेल्ट है जो टर्की तक जाती है। तो इसका तो एक ब्लॉक मिला है ना इस कंपनी को, कैनेडियन कंपनी को, तो उन्हें फ्यूचर भी नजर आ रहा है कि इसकी एक्सपेंशन मौजूद होगी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये देखा है कि एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमें भी होगा, राइट, क्योंकि उसमें हमारे कुछ लोकल एंटरप्राइजेस भी साथ हैं जिनके पास 25% शेयर जाएंगे, तो वो हमारी भी एक्सपर्टीज माइनिंग में डेवलप होगी। और हो सकता है जब हम अगला ब्लॉक खोलेंगे गोल्ड एक्सकवेशन कॉपर का, तो हम खुद ही कर लें ये सब कुछ आफ्टर लर्निंग ऑल दीज टेक्नोलॉजीज फ्रॉम देम। तो ये बलोचिस्तान भी, केपी के ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीटीआई की, सिंध में भी ये बहुत बढ़ेगा और पंजाब में भी आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा इस दफा। जो नून लीग का गढ़ था, जिसे वो गढ़ समझते थे, वो गढ़ अब गढ़ नहीं रहेगा। ये तो इन्होंने छेड़ के अपनी कमजोर रगों के ऊपर हाथ रखती है और ये फ्यूचर में आके ये तड़पेंगे, पछताएंगे कि इन्होंने ये हरकत क्यों की है। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वक्त खत्म हो जाता है, मेरा भी बिल्कुल ऑलमोस्ट द सेम व्यू है जो ब्रिगेडियर साहब का है, बल्कि मैं तो बहुत देर से ही कह रहा हूँ, पिछले प्रॉब्लली 1-1.5 साल से ये बात की, बल्कि कह रहा हूँ कि हम पंजाब में 2018 से ज्यादा सीटें लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2023 के इलेक्शन में, अगर 2022 में इलेक्शन होते हैं तो। दूसरा ये कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में मेरी राय जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह की ब्रिगेडियर साहब ने कहा
कि ये बुरी तरह नाकाम होगा। और उसकी वजह मैं पर्सनली तौर पर ये समझता हूँ कि अगर वाकई में इनका मकसद हुकूमत को हटाना हो, घर भेजना हो, नए इलेक्शन करवाना हो, तो बहुत आसान है कि 84 सीटें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हैं, 55 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी की हैं। ये तमाम सीटों से इस्तीफे दे दें। अब वो स्पीकर उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन कम से कम दे दें। और वहीं पर अगर इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाते हैं, वो एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि गवर्नमेंट विल हैव टू गो फॉर अनदर इलेक्शन। इसमें सिर्फ दो लोग हैं जिनका मुफाद नजर आता है, वो है एक मौलाना फजल रहमान जिनकी अपनी भी कोई सीट नहीं है, और दूसरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसकी अपनी सीट नहीं है, दोनों। और ये बड़ा जुल्म होगा कि अगर कभी ये वोटिंग हो गई तो ये दोनों जो है वो असेंबली के बाहर होंगे। तो इसके साथ हम दोबारा एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक लिए इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।